Assalamu alaikum. This is the chapter 7 work and power energy, the continuation of from lecture 1 and prepared by Alpine Academy. So now we'll move on to our next topic. Now we'll be starting with energy. Energy is the capacity of doing work. Energy क्या है? Capacity है वर्क करने की. ठीक है, कितनी आप एनर्जी ये बताती है भाई आप कितना वर्क कर सकते हैं. ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी है. जैसे कि आपकी क्या एक उर्दू में कहें कि कितनी इसकी क्या हैसियत है, कितना वो वर्क कर सकती है, वो उसकी एनर्जी बताएगी. एनर्जी इज एसोसिएटेड with the performance of work because the more work that is done the greater the quantity of energy is needed. यानी कि एनर्जी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे ताल्लुक़ रखती है? परफॉर्मेंस ऑफ वर्क से, वर्क की परफॉर्मेंस से. ठीक है, क्योंकि जितना आप वर्क कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उतनी आपकी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आपको चाहिए. ठीक है, यानी ज़्यादा वर्क करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी दरकार है, रिक्वायर्ड है. वर्क इज़ ऑलवेज डन बाय अ फोर्स. ठीक है, वर्क तो आपको पता है फोर्स की वजह से ही होता है. जब फोर्स अप्लाई होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी डायरेक्शन में, तो वर्क का रिजल्ट होता है, वर्क आता है. फिर इट मीन्स द बॉडी possessing an energy can exert force on any other body to do work. इसका मतलब ये हो कि एक बॉडी जो कि एक एनर्जी पोजेस करती है, अपने अंदर एक एनर्जी रखती है, वो फोर्स लगा सकती है, एक्सर्ट कर सकती है, यानी फोर्स एक्सर्ट कर सकती है किसी चीज़ पे ऑन दूसरी किसी भी बॉडी पे वर्क करने के लिए. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन अ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, दूसरे हाथ पे जब एक वर्क एक बॉडी दूसरे हाथ पे हम ये बात करें दूसरी तरफ कि अगर एक वर्क एक बॉडी पे होता है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है. जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है. नाउ काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. ठीक है, एनर्जी एक बॉडी जो एक एनर्जी पोजेस कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन, यानी किसी भी आप बॉडी को मूव करा रहे हैं. ठीक है, और उसके मूव करने की वजह से उसमें एक एनर्जी रिजल्ट हो रही है. ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. दैट इज फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझने कि एक बॉल है जो कि एक ग्लास विंडो को ब्रेक कर रही है. ठीक है, अब एक बॉल एक ग्लास विंडो को ब्रेक कर रही है, एक स्ट्राइकिंग हैमर है जो कि एक आप जिससे आप फर्ज करें कील ठोक रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो आपका ये भी काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल हो गई. और एक स्टोन है वो आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, वो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई. और आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, तो वो मूव कर रही है, उसमें एक स्पीड है, मोशन है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप कर रहे हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी हो गई. टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion we have to determine the work done by the moving object. ये कह रहे हैं कि भाई एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का निकालने के लिए जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. हमें उस सिर्फ ऑब्जेक्ट का मूविंग ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकालना पड़ेगा. दिस वर्क इज ऑब्वियसली इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये वर्क बिल्कुल इक्वल होता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी के चेंज में जो उस ऑब्जेक्ट में आता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के. नाउ हम अब डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. सो first we'll start with some explanation. Consider a body of mass m. ठीक है, which is projected up in the gravitational field with a velocity vi. अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक मास m कंसिडर कर लिया है. ठीक है, a mass m which is projected upwards with a gravitational field, जो उसमें जिसमें वो प्रोजेक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी vi है. ठीक है, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स है. ओके, आपकी vi कितनी है? एक सर्टेन होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली कुछ होती है. आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अब एक हाइट पे जाके यानी मैक्सिमम हाइट पे h पे जाके द बॉडी कम्स टू रेस्ट. अब रेस्ट है तो रेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी vf यानी फाइनल वेलोसिटी will become 0. The initial kinetic energy of the body is capable of doing work and is used up in doing work against the force of gravity. यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है यानी आपकी होगी के ई आई. ठीक है, जो बॉडी की है वो किसके केपेबल है? वर्क करने के
और वो यूज का हो रही है डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। आप जब बॉल को या किसी जो भी बॉडी है उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी आपकी नीचे एक्ट कर रही है, तो इसके अगेंस्ट जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है, तो वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो वर्क करने के लिए, ठीक है। एट द मैक्सिमम हाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो। अच्छा, अब जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है इसने यहाँ पे फॉर एच जो थी, ठीक है, एच कर ली। अब इस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि देखें जब ऊपर आके काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, उसका मेन क्या रीजन है, वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से। जब तक मोशन है, जितना ज्यादा मोशन है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, मोशन कम है काइनेटिक एनर्जी इज लेस, और मोशन नहीं है तो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे, ऐसी बात है, आप नॉर्मल जिंदगी में बॉल ऊपर फेंकें तो एक हाइट पे जाके वो रुक जाती है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है वो पूरी जीरो हो गई ना, तभी तो वो रुकी है, और वहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो गई वी एफ, ठीक है। अब उसके बाद तो वो नीचे आएगी वापस। तो एट द मैक्सिमम हाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो बिकॉज इट इज नो मोर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब वो उसमें बिल्कुल ताकत या औकात उसकी अब नहीं बची कि वो अब वर्क मजीद कर सके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, जो कि ग्रेविटी उसको ऐसी बात है नीचे खींच रही है। दिस मीन्स दैट द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका ये मतलब है कि जो टोटल वर्क डन है बॉडी का, वो क्या होता है, मेजर ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है हमेशा, जो आपकी शुरू में जो स्टार्ट होने में लग रही होती है, जो बिल्कुल स्टार्ट की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, स्टार्ट की, क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज मैक्सिमम, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय द बॉडी इज एफ डॉट एस, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है, एफ डॉट प्रोडक्ट है एफ एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा एस का कंपोनेंट है एफ की डायरेक्शन में, तो हमने एफ एस कॉस थीटा डाल दिया। अब थीटा यहाँ पे जीरो है क्योंकि देखें ग्रेविटी और वर्क डन ऊपर हो रहा है, मतलब फोर्स आपके ऊपर लग रही है क्योंकि आपने ऊपर फेंका है, ग्रेविटी नीचे है, दोनों का बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए हमने कॉस थीटा की जगह जीरो रखा, कॉस जीरो बिकम्स वन, ये बुक में थोड़ा थीटा लग रहा है लेकिन ये जीरो है एक्चुअली, तो कॉस जीरो बिकम्स वन, तो आपका एफ एस हो गया एम जी एच, एफ की जगह वेट है, वेट एम जी हो गया तो एम जी एच हो गया, ठीक है। वी विल एलिमिनेट एच फ्रॉम द अबव इक्वेशन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस एच को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हम यानी इसमें एच की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ अब वो निकालेंगे किससे, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से जो एस है ना, ये हमारा एच है, यहाँ से हम एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम डालेंगे इसमें अपने एच में। अच्छा, अब इसमें वेयर वी आई क्या है, दिस वी आई इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ आपकी जीरो है, ठीक है, वी आई को हमने वी रखा क्योंकि वो एक बॉडी एक होगी वेलोसिटी जिससे वो ऊपर जाएगी, और वी एफ तो जीरो होगी क्योंकि एक हाइट पे जाके वो जीरो हो जाएगी, और एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस जी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है और हम एक्सेलेरेट ऊपर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव पुट माइनस इन इट। तो अच्छा हाँ, और फिर लास्ट में एस इक्वल्स टू एच, जो मैंने बताया एस उठा के वहाँ एच में डाल देंगे, और ये क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी, जो जहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो गई है, तो ये वो हाइट है। नाउ हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसको किस तरह एलिमिनेट करते हैं। नाउ देयरफॉर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू जी एच, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, हमने जो वहाँ पे थी हमारे पास इक्वेशन थी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, उसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट की थी, वी एफ आपकी जीरो थी तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, वी आई वी था तो माइनस वी स्क्वायर बचा, और टू ए एस, और यहाँ पे हमने ए की जगह ग्रेविटी डाल दिया, ठीक है, और ये जो आपका माइनस साइन है ये क्योंकि अगेंस्ट था ग्रेविटी के इसलिए हमने माइनस लिखा, और एस की जगह हमने एच डाल दिया, फिर हमने माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट किया, तो बचा हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, ठीक है। देयरफॉर हमने इसको एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी कर दिया, एच को सब्जेक्ट बना दिया, टू जी को उधर नीचे लेगा तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी हमारे पास बन गया। अब हमने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस अबव एच, जो हमने एच निकाला है इन इक्वेशन एफ एस इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है, जो हमने सबसे पहले वो इक्वेशन बनाई थी एफ एस इक्वल्स टू एम जी एच की, हमने उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे जो एलिमिनेट कहा गया था वहाँ पे। तो टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास एम जी एच है, दिस एम जी एच, ठीक है, और एच की जगह हमने वी स्क्वायर अपॉन टू जी डाल दिया, वन अपॉन टू ऐसे ही रहा, ठीक है, और दिस जी इज कैंसलिंग आउट विद दिस जी,
तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। नाउ hence the kinetic energy of a body of mass m and moving with velocity v is हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर बन गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, ये आप नोट कर लें इसमें से, क्योंकि आप जब भी इक्वेशन बनाते हैं तो आप उसमें से अपनी काम की चीज़ें आपको खुद समझ आनी चाहिए कि वी जितना जितना बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि मोशन है ये। जैसे जैसे स्पीड आपकी बॉडी की ऑब्जेक्ट की मोशन बढ़ेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे स्पीड कम होगी वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करता है। जितना मास और उतनी ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, मतलब मूव कर रहा है, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, और दोनों से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। नाउ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो ट्रेवल कर रहा है। उसने ट्रेवल किया 12 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में, यानी क्या टाइम पीरियड है, टाइम क्या है उसका 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। और ये काफ़ी माइन्यूट वैल्यू है। ठीक है, बहुत एक स्मॉल वैल्यू है, लेकिन एक न्यूट्रॉन के लिए इट ऑल्सो मैटर्स। अज्यूमिंग इट स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट। अच्छा, हमने ये अज्यूम किया है, ये सपोजिशन भी हमने कर रही है कि भाई उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं होगी तो फिर एनर्जी भी चेंज होती रहेगी, इसलिए हमने स्पीड कॉन्स्टेंट ली है। तो अब ये कह रहे हैं भाई आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। अच्छा, अब टेक 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हमने इसका मास ले लिया है न्यूट्रॉन का। ठीक है, नाउ अच्छा, अब आपको एक दो बात बता चलूँ कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो फॉर काइनेटिक एनर्जी पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें। सॉरी फॉर दिस, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, मास भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए। मास तो उन्होंने हमें दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। सबसे पहले आप अपने सवाल में लिख लीजिएगा भाई आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ है। एस इक्वल्स टू 12 मीटर, टाइम पीरियड आपका है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, आपने ये गिवन चीज़ें लिख ली, फिर आप इसको अब सोल्यूशन पे मूव करते हैं। अच्छा देखें, अब वेलोसिटी निकालने के लिए उन्होंने हमें दो चीज़ें दी थी, एक डिस्टेंस, ठीक है, और एक टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला है, हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमारे पास स्पीड आ गई, विच इज 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द कांस्टेंट स्पीड जो कि सवाल में हमने अज्यूम की। ठीक है, अब हाफ एम वी स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी इज के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हमने उसका मास डाल दिया एज इट इज़। ये हमने उसकी वेलोसिटी डाल दी 3.4, उसका स्क्वायर कर लिया। कैलकुलेटर में फिर हम ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास बन के आ गया 9.256 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जूल्स एनर्जी का, कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, तो हमने इसलिए जूल लिख दिया। अच्छा, अब इसको, क्योंकि न्यूट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की और इसकी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ता है। अगर यह आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था ये कि आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन भी बताई थी। तो इन्होंने डायरेक्ट बुक में कैसे किया हुआ है, 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब हमें इतने सारे जूल्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस जूल को डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1.60 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है,
तो ये इतने सारे जो आपके जो उसका आंसर आएगा इतने जूल्स के बराबर है, तो ये जूल्स कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होंगे? तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो आपका 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हेन अ बॉडी इज बीइंग मूव्ड अगेंस्ट अ फील्ड ऑफ फोर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जब एक बॉडी को हम उसकी फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं, वो एक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। उस एनर्जी को हम खासतौर पे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंप्रेस अ स्प्रिंग एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डेवलप्ड इन इट। अगर हम एक स्प्रिंग कंप्रेस करते हैं, ठीक है, आप कोई भी स्प्रिंग अपना कंप्रेस करें तो उसमें एक एनर्जी डेवलप होगी। अब आपको इस तरह मैं समझाऊं कि देखें, जब आप स्प्रिंग कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फिर वो एक ताकत लगा रहा होगा, वो वही एनर्जी है जो आप उसमें स्टोर करवा रहे हैं। जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो एकदम से बाहर खुलेगा, है ना। तो ये वो एनर्जी है जो उसने अपने अंदर स्टोर की है, और अब वो रेडी टू है कि वो उसको एकदम से अपनी जगह पोजीशन पे लेकर आए, ठीक है। तो वो जो एनर्जी उसने स्टोर्ड की है, जो आपको ताकत वो वापस लगा रहे हैं कंप्रेस करते वक्त, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिकॉज द वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। ये क्या कह रहे हैं कि एनर्जी इसमें स्टोर्ड क्यों हुई है? क्योंकि आप एक वर्क कर रहे हैं इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। आप वर्क कर रहे हैं ताकि स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकें उसकी इलास्टिक फोर्स, क्योंकि इलास्टिक फोर्स उसको अगेंस्ट धक्का देगी, ठीक है। स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स बाहर धक्का देती है और आप उस पर वर्क डन कर रहे हैं उसको दबाने के लिए, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा रही है अपनी, ठीक है। Similarly, when an electric charge is moved against an electrostatic force, work is done on the charge. यानी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक मूव हो रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अराउंड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके अराउंड एक चार्ज मूव कर रहा है, तो वर्क चार्ज के अक्रॉस लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पहले भी है हर जगह, और इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर वर्क हो रहा होगा तभी तो वो मूव हो रहा है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो वर्क डन आप लगा रहे हैं उस पर, वो उसमें कैसे स्टोर हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड टू अ हाइट, अब ये बॉडी है, ठीक है, ये आप इसको लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, एट अ हाइट h, और ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ग्रेविटी आपकी नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यानी वेट ऑफ द बॉडी, वर्क इज डन ऑन इट, ठीक है। आप क्योंकि उसको अगेंस्ट मूव करा रहे हैं तो उस पर वर्क हो रहा है, एक्ट ऑब्वियसली। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो उसकी किस तरह स्टोर हो रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नाउ in order to drive an expression for the gravitational potential energy at a height, अब हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। कौन सा वाला जो एक्सप्रेशन इसका कौन सा है? mgh, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो mgh के बराबर होती है, तो वो हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ड्राइव करने के लिए एक हमने हाइट ली एट अ हाइट वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ के बहुत करीब है, ठीक है। कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m, एक बॉल ले ली हमने जिसका मास m है, विच इज टेकन वेरी स्लोली टू द हाइट h एज शोन इन फिगर, जो कि आपको ये फिगर में दिख रही होगी, हम कि उसको हल्के हल्के आप उसको एक हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब द वेरी स्लो मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एम जी। ये भाई ये कह रहे हैं कि पहली बात तो आपने देखे बॉल को हम बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं वेरी जो स्लो मोशन है ये पॉसिबल कब होगा? कि जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्सटर्नल एजेंसी के बराबर होगा टू दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी देखें, अब मैं अगर मैं एक मास है इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और इतना स्लो लेके जा रहा हूँ, इतना स्लो, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ कि वो महसूस नहीं हो रहा कि वो हल्के हल्के चल रहा है, तो यानी उस पर फोर्स ऐसी लग रही है जो कि ग्रेविटी के तकरीबन बराबर है ना। अगर ग्रेविटी से ज्यादा होती वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वाली फोर्स जो है ये ज्यादा होती तो बॉल तो बहुत तेजी से ऊपर जाती, लेकिन वो इतनी स्लो जा रही है कि बहुत थोड़ी सी ज्यादा है शायद वो ग्रेविटी से, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, वो इक्वल ही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल एजेंसी की जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड उसका बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू एम जी हमने यहाँ पे लिख दिया है।
where Fx represents the magnitude of the force Fex. Now, under this condition, the kinetic energy and the acceleration of the body is zero. अब हाँ देखें, अब kinetic energy किस पर डिपेंड करती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताएं कि भाई आप इतनी स्लो मोशन में जा रही है, स्लो मोशन का मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो मोशन? कि v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। v जीरो है, अगर v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो गई ना, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही नहीं है बॉडी में और वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी कब होती है? जब एक्सेलरेशन होती है। जब ना एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी अल्टीमेटली क्या हो गई? इट बिकम जीरो। नाउ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू WEX इक्वल्स टू FEX डॉट S। अब EX क्या है? EX का मतलब होता है एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, तो इसलिए वर्क EX क्या हो गया? वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो कि FEX है, इसलिए हम EX दोनों में सबस्क्रिप्ट में डाल रहे हैं। अब हमने क्या किया कि WEX इक्वल्स टू FEX H कर दिया, ठीक है। नाउ दिस वाई वी पुट दिस H, क्योंकि S जो है डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? H है, क्योंकि आप बॉल को अपवर्ड्स लेके जा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है। बॉल इज गोइंग अपवर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और उसको हमने x नाम दिया हुआ है, सही है। तो इसलिए h डाल दिया, तो WX बन गया mgh, क्योंकि फोर्स क्या है आपका? वेट जो उस पर नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, विच इज mg। नाउ since an external force and the displacement are taking place in the same direction, अब भाई ये जो फोर्स है आपकी, दिस फोर्स FEX, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और इसकी वजह से बॉल कहाँ जा रही है? बॉल इज ऑब्वियसली गोइंग अपवर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये एस की जो आपकी है एस वेक्टर, ये भी आपका कहाँ है? इसके डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? जब सेम डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, और वही पैरेलल हैं भी है आपस में, तो थीटा बिकम जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो गया? यहाँ 1 हो गया। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज WG इक्वल्स टू FG डॉट S इक्वल्स टू माइनस MGH। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्टेड। तो ये जो वेक्टर आपका निकला ग्रेविटेशनल फोर्स FG डॉट S, ठीक है, ये दीज आर द वेक्टर्स, ओके। माइनस MGH क्यों आया? क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट करिए ना, ग्रेविटी की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम इसको इस तरह कर देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो तो डाउनवर्ड एक्ट करी है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और एस एस और एफ जी की एंगल क्या है? 180 डिग्री, इसलिए माइनस साइन आया। एस कॉस थीटा में जब आप कॉस 180 डालेंगे तो वो माइनस बनेगा, तो एफ माइनस एम जी एच बन जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, वही बात हो गई कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ गया। कंपेयरिंग टू इक्वेशंस फॉर वर्क वी गेट WG इक्वल्स टू माइनस WEX इक्वल्स टू माइनस WG। अब ये कह रहे हैं भाई कि जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो वर्क डन एक्सटर्नल के इक्वल है बट ऑपोजिट है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स EX, ये होगा आपकी एक अलग पॉजिटिव वैल्यू अगर है, तो फिर ग्रेविटी की क्या होगी? वो नेगेटिव वैल्यू होगी, सही है। और अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, मतलब इसको हम नेगेटिव लें FEX और S को, तो ये ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगी, ठीक है। हो है एक्चुअल में क्या कि WG इज ऑलवेज नेगेटिव, बट हमने उसको यहाँ से नेगेटिव हटा के उसको यहाँ नेगेटिव लिया है। फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि WEX को पॉजिटिव रहने दें और माइनस WG को माइनस ही रहने दें, ठीक है। नाउ the work done on a body by an external agency, that is applying an external force, जो भी work done है एक body पे, external agency जो उस पे कर रही है through an external force, यानी external force ही है external agency against the gravitational force, और gravity के against, is stored in the form of potential energy and is known as the gravitational potential energy represented by UG, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, जो एक एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है, उसकी वजह से वर्क डन स्टोर्ड हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में,
और उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू और सब्सक्रिप्ट में आपका ये जी, दिस इज इन सब्सक्रिप्ट, ठीक है। दस यू जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू डब्ल्यू ई एक्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय आपका ग्रेविटी, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू जी माइनस में होता है इसलिए हमने बाहर उसको माइनस लगाया है कि ऑपोजिट उसमें है, ठीक है, ताकि माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव एम जी एच, सिर्फ ये इसलिए किया। दैट्स वाई दिस बिकम्स एम जी एच, यानी यू जी आपका क्या बन गया, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन गई एम जी एच। Thus, potential energy of a body in the Earth's gravitational field at a height h is mgh, which is a positive quantity with respect to that at the surface of the Earth, which is supposed to be the level of an arbitrary zero potential energy. ये कह रहे हैं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक हाइट पे, ठीक है, एम जी एच के बराबर है, विच इज इक्वल टू एम जी एच, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्टिवली ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, विच इज सपोज टू बी द लेवल ऑफ एन आर्बिट्री जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और जो अर्थ का सरफेस क्या है, अब ये अर्थ का सरफेस देखें, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे इन्होंने क्या आर्बिट्री लेवल ले लिया है इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इन्होंने यहाँ से पे ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो हेयर, ठीक है। अब हम कितनी भी हाइट पे चले जाएं, फर्स्ट करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो इस पॉइंट के रिस्पेक्टिवली वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है इस बात का। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जूल्स, ठीक है, एनर्जी का यूनिट ही बेसिक जूल्स होता है, ठीक है, उसको आप फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड फर्दर ऑन, लेकिन बेसिक एनर्जी आपका यूनिट होता है जूल्स का। नाउ द एक्सप्रेशन यू जी इक्वल्स टू WEX. Now we are studying the absolute potential energy. So the expression UG equals to WEX equals to MGH, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो हमने पहले अभी ड्राइव किया फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी with respect to some arbitrary zero level at which the potential energy is not actually zero. ये एक्सप्रेशन एक रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी का है, ठीक है, एक इज द रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके रिस्पेक्टिवली, एक आर्बिट्री जीरो लेवल के, ठीक है, जो कि हमने ये लिया था, ठीक है, एट विच द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एक्चुअली जीरो। हमने तो ये आर्बिट्री लिया, रैंडम लिया है, अपने तरफ से इसका रेफरेंस बनाया है जीरो का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जीरो होगी नहीं, ठीक है, हमने एक अजम्पशन ली है कि यहाँ पे जीरो है तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये हमने एक आर्बिट्री रैंडम बेस पे अजम्पशन की है। Now we want to find the potential energy of a body with respect to a point at which potential energy is actually zero. अब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बॉडी की, किसके रिस्पेक्टिवली, एक ऐसे पॉइंट के रिस्पेक्टिव जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जीरो है, ठीक है, यानी हम अब ऐसे पॉइंट से रिस्पेक्टिव निकालेंगे जहाँ पे सच में जीरो होगी और फिर उससे देखेंगे कि दूसरे पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये जो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? सेंटर पे आपकी ग्रेविटी क्या है, एक सेंटर से यहाँ पे क्या आपकी ग्रेविटी मैक्सिमम है। अब अगर हम इस पे बहुत दूर कहीं इधर फर्श करें, यहाँ पे ग्रेविटी देखेंगे तो ग्रेविटी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी या जीरो हो जाएगी एक तरह से, सही है, तो तभी तो आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी उसमें मेन फैक्टर है और हाइट पे जाने का, लेकिन अगर उसमें ग्रेविटी जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ with respect to the above set point, यानी potential energy of a body एक height h पे from the center of the earth with respect to the above set point, यानी बहुत दूर कहीं ऊपर आपने यहाँ पे निकालना है जिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो, वहां पे क्या हो जाती है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो उस जगह की होती है जो कि दुनिया के सेंटर से बहुत दूर है और वहां पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, जो जी
इज जीरो अप्रोक्स, मतलब वहाँ पे आपकी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, वहाँ पे फ्री है, वेटलेसनेस का जो फैक्टर लगेगा वहाँ पे। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन द डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, अब हम क्या है कि एक्सप्रेशन निकालेंगे रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये जो हमने बात बोली थी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट, सॉरी, हम निकालेंगे फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जीरो, तो इस पे जीरो थी, सही। अब यहाँ से हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट्स का जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी। So in the derivation of an expression for the relative potential energy, we have assumed that throughout the displacement of the body from the initial position to the final position, force of gravity remains constant. अब इस एक्सप्रेशन में हम रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हुए हमने अज्यूम किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की, ठीक है, आप बॉडी को कहीं से यहाँ से आप बॉडी को मूव करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या बॉडी को यहाँ से मूव करा रहे हो, इधर नीचे ला रहे हो, कहीं भी आप बॉडी को मूव करा रहे हो, उसमें ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट एक्ट कर रही है, ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग या ग्रेविटी इज नॉट वेरिंग, ठीक है। सो वेयर वाज आई, the no doubt the above assumption for the constancy of the gravitational field is valid if the height to which the body is displaced is not large, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब ये भी कह रही है कि भाई तो अब अजम्पशन आपने ली है कि भाई ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये बिल्कुल ठीक है एक हद तक, कि अगर आपकी हाइट जो आप जिस हाइट पे आप मास ऑफ द बॉडी यानी बॉडी को आप लेके जा रहे हो वो बहुत लार्ज नहीं है। फर्स्ट करें ये अगर अर्थ का सेंटर है, ठीक है, अर्थ का सेंटर है, अब यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, यहाँ भी वही एक्ट करेगी तकरीबन, यहाँ भी वही एक्ट करेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से उठा के इसको इतना ऊपर ले गए कि बहुत दुनिया के इससे बाहर स्पेस में, तो यहाँ तो फिर वो अजम्पशन काम नहीं करेगी कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये तो बहुत आउट चलेगा ना, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गई, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अब ग्रेविटी ज़ीरो हो गई, ग्रेविटी इज ज़ीरो हेयर, तो दैट्स वाई फिर इसलिए हम इतने ज़्यादा हाइट पे हम ये अजम्पशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल हाइट पे यहाँ से यहाँ आ गए, इधर आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। Now, on the other hand, when we consider problems involving large displacements, height h as measured from the surface of the Earth, example in space flights, we cannot take the gravitational force as constant. अब ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ हमें प्रॉब्लम्स कंसिडर करनी पड़ती हैं जिसमें लार्ज डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी हाइट वही वाली बात जो मैंने बताई, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे आप जाते हो ऊपर, ठीक है, एज मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो हम सर्फेस ऑफ द अर्थ से मेजर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इन स्पेस फ्लाइट्स वी कैन नॉट टेक द ग्रेविटेशन फोर्स एज कांस्टेंट, यानी कि भाई आप स्पेस फ्लाइट अगर यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट टेक द ग्रेविटेशन फोर्स एज कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक आने में ग्रेविटी तो पूरी चेंज हो गई, अप्रॉक्सीमेट जीरो हो गई, खत्म हो गई यहाँ से ऊपर जाते जाते। इनफैक्ट इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया था हाइट के साथ क्या रिलेशन है, कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। हेंस टू कैलकुलेट द वर्क डन विच इज़ अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब हम क्या है कि हेंस अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो कि पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट है, मतलब वो बताती है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, तो सिंपल आपका जो ये एफ डॉट एस का फॉर्मूला है एक हाइट पे जाने के लिए, एक मतलब जिस पे वेरिएशन आ रही है मुसलसल, तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वो है जहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है। एफ डॉट एस आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर जी कांस्टेंट नहीं है आपकी डिस्प्लेसमेंट में, कि आप कहीं से कहीं जा रहे हो वो ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो वहां पे एफ डॉट एस यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ to overcome this difficulty we divide the entire displacement into a large number of small displacement intervals and applying Newton's law of gravitation। अब पहले आपको मैंने बता दिया भाई कि जो एफ डॉट एस का फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल वाला, वो वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता जहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो रही हो आपकी इतनी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे ना, क्योंकि बहुत हाइट पे ग्रेविटी तो वेरी करेगी, तो ये अप्लाई फेल है, ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। नाउ हमने क्या किया इसके लिए, अब ये जो बहुत मैक्सिमम डिस्टेंसेस है ना आर, हमने इसको स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अब एक फर्स्ट करें 1000 है, 1000 एक नंबर है, तो हमने उसको 1111 करके 1000 टाइम्स तोड़ दिया है, बिल्कुल यहाँ पे यही चीज़ की है, ठीक है। और अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन फिगर बिलो, दिस इज द फिगर, ठीक है,
a point B is situated at a very large distance from the surface of the earth. अब आप ये देख सकते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और ये B है. दिस B इज वेरी फार अवे, मतलब ये B अर्थ के सेंटर से बहुत दूर है, बहुत फासले से है. और इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के मतलब अगर रिस्पेक्टिवली बात किया जाए तो ये बहुत दूर है. वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन टेकिंग अ बॉडी ऑफ मास m from an initial position A or this one to the final position B or N. ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट. ठीक है, इन टेकिंग अ बॉडी के हम लोग एक बॉडी लेके जा रहे हैं मास m की, कहाँ से, A पॉइंट से, यानी जो ये 1 लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पे पॉइंट B तक. ठीक है, जो हम लेके जा रहे हैं ना, मूव करा रहे हैं, इस पे हमें वर्क डन निकालना है. तो वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इनटू अ लार्ज नंबर से n ऑफ इंटरवल्स ऑफ इक्वल स्मॉल विद डेल्टा आर ईच. हमने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो डिस्टेंस है ना पूरा ए से बी तक का फासला जो भी है, उसको बहुत लार्ज नंबर में डिवाइड किया, यानी से n ऑफ इंटरवल्स के n टाइम ऑफ इंटरवल्स कर दिए, और इक्वल स्मॉल, जो सारे इंटरवल्स बराबर है. ठीक है, और हर किसी की लेंथ डेल्टा क्या है, डेल्टा आर ईच. नाउ since delta r is small, since delta r is very small, the force of gravity throughout this interval may be assumed to be constant. इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस इंटरवल में, भाई देखें, अगर जो यहाँ पे ग्रेविटी होगी, ठीक है, डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, ये भी आपको डायग्राम में बड़ा लग रहा है लेकिन इट्स वेरी स्मॉल. ये डेल्टा आर यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, हम ये तो कह सकते हैं भाई ये ग्रेविटी इन दोनों पॉइंट पे चलो सेम है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस है. ठीक है, तो दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ठीक है इस इन दोनों पॉइंट पे, इस पे और इस पे हम कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं भाई सेम है अगली. तो दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्स में बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट द टू एंड्स ऑफ एन इंटरवल. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं भाई कि ये जो वैल्यू है ना कांस्टेंट फोर्स की, जो ये चेंज नहीं हो रही इन छोटे छोटे डेल्टा आर के ऊपर नीचे, तो मे बी टेकन एज, हम इसको एवरेज ले सकते हैं किस फोर्सेस का, जो दो एंड्स ऑफ एन इंटरवल पे एक्ट कर रही हैं, जो हर दो एंड इंटरवल के दो एंड है ना, एक 1 2 इस तरह 2 3, हम इसको इसका एवरेज ले सकते हैं. ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड F1 ऑफ द फोर्स F arrow acting at the point 1 first end of the first interval is given by, जो मैग्नीट्यूड है F1 ऑफ द फोर्स F एक्टिंग एट द पॉइंट 1, अब पॉइंट 1 पे F1 लग रही होगी फोर्स, ऑब्वियसली बात है आपकी ग्रेविटी की कुछ लग रही होगी. ठीक है, जो फर्स्ट एंड है फर्स्ट इंटरवल का, वो क्या है, F1 इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन R1 का स्क्वायर. ये देखिए ये R1 डिस्टेंस है, दिस इज द R1, मैं आपको ये एरो से बता दूं अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा, ये R1 डिस्टेंस हो गया आपका. ठीक है, और ये पॉइंट 1 पे F1 फोर्स लग रही है. ठीक है, तो उसका क्या हो गया, और ये पहले इंटरवल का पहला एंड है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, F1 इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम ई अपॉन R1 स्क्वायर. अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये वाला. ठीक है, हियर एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, एम ई तो अर्थ का मास है. ठीक है भाई, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एंड R1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट सेंटर है आपका अर्थ डिस्टेंस, और R1 आपका यहाँ तक का ए का डिस्टेंस है, यानी फर्स्ट इंटरवल के फर्स्ट एंड तक का जो 1 है. ठीक है, सिमिलरली द मैग्नीट्यूड F2 ऑफ द फोर्स F2 एक्टिंग एट पॉइंट 2 इज गिवन बाय, अच्छा अब हमने पहले F1 निकाली पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, F2. ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल का सेकंड एंड है, यानी दूसरा एंड है. ठीक है, तो इस पे क्या फोर्स है इसकी, F2 इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल एम ई अपॉन R2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये दो फोर्स हमने इससे निकाल ली. अब हम आगे चलते हैं. नाउ द एवरेज फोर्स एक्टिंग थ्रू आउट द फर्स्ट इंटरवल, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब एवरेज फोर्स ले रहे हैं. ठीक है, किसकी, जो ये F1 पे है और 2 पे है, यानी F1 और F2 का हम एवरेज निकालेंगे. एवरेज निकाला तो F1 प्लस F2 अपॉन 2 हो गया, यानी ये बीच की फोर्स है जो मैंने पहले बताया था, एवरेज फोर्स. Where F represents the magnitude of the average force F vector, therefore, अच्छा जी, अब हमने जब एवरेज निकाला, देखिए ये F एवरेज है, हमने F1 और F2 की वैल्यूज पुट कर दी. F1 की वैल्यू सबको अभी पीछे हमने करी थी कि कैपिटल जी स्मॉल एम एम ई अपॉन 2 और R1 का स्क्वायर था. ठीक है, और F2 की क्या वैल्यू थी, जी
स्मॉल एम एम ई अपॉन टू वही सेम था, और अपॉन में इसकी आर टू स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दोनों को साथ लिखा और कॉमन निकाल लिया। ठीक है, वन ओवर आर वन स्क्वायर कॉमन आ गया, और प्लस आर टू स्क्वायर कॉमन, मतलब सॉरी कॉमन आया जी, कैपिटल जी एम एम ई अपॉन टू, और बाकी ये दोनों चीज़ें रिमेन रह गई। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आसानी से कर लेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले एलसीएम लिया। ठीक है, या सिंपल आर वन आर टू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आर वन के न्यूमिनेटर में वन है, तो आर टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आर टू स्क्वायर आ गया, और सिमिलरली आर टू स्क्वायर के ऊपर भी वन है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको आर वन स्क्वायर से आर वन स्क्वायर मिसिंग है, तो आर वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आर वन स्क्वायर लिया है। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, और बाकी कैपिटल जी एम एम ई अपॉन टू। अच्छा, अब यहाँ पे आर टू क्या है, ठीक है, ये आर टू यहाँ से लेके, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया, आर वन, दिस आर वन प्लस दिस डेल्टा आर। ठीक है, आर टू क्या है, डेल्टा आर, और प्लस आर वन के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आर टू इक्वल टू आर वन डेल्टा आर, तो हमने इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, इस तरह ये बराबर है। सही, और प्लस आर वन, अब इसको हमने फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, आर वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर वन स्क्वायर प्लस टू आर वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और फिर ये प्लस आर वन स्क्वायर अपने जगह एज इट इज रहा, और आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर एज इट इज रहा, बाकी जी एम एम ई अपॉन टू भी एज इट इज रहा। अब हम इसको अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके साथ आगे हमने क्या इसमें मैथमेटिकल चेंजेस करने। Now, as r is very small, uh, then delta r square is negligibly small. ठीक है, ये इस तरह है कि भाई जो हमने वहाँ पे लिखा था भाई डेल्टा आर जो है, या आर सिंपली जो डेल्टा आर था, ठीक है, डिफरेंस था आर टू माइनस आर वन का। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा आर क्या है, आर टू माइनस आर वन। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसलिए हमने डेल्टा जो आर का स्क्वायर था हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और हमारी इक्वेशन जो रिड्यूस हो गई वो बन गई टू आर वन स्क्वायर प्लस टू आर वन डेल्टा आर। ठीक है, नाउ जी एम एम ई अपॉन टू। अब हमें एक बात, हमने ये क्या कि टू आर वन इसमें से कॉमन निकाला। ठीक है, टू आर वन इसमें से कॉमन निकला, तो ये आर वन बचा सिंपली, दिस आर वन, एंड यहाँ से टू आर वन कॉमन निकाला तो डेल्टा आर बचा। ठीक है, अपॉन आर वन आर टू दोनों का स्क्वायर एज इट इज रहा। नेक्स्ट, कैपिटल एफ इक्वल्स टू जी एम एम ई अपॉन आर वन आर टू। ठीक है, अब हमें पता है आर वन प्लस डेल्टा आर। ठीक है, पहले जो डायग्राम थी उसमें क्या था, आर टू इक्वल्स टू आर वन प्लस डेल्टा आर। ठीक है, आर टू क्या है, आर वन प्लस डेल्टा आर के बराबर है, इसलिए हमने आर वन प्लस डेल्टा आर की जगह आपका आर टू डाल दिया। तो आर वन आर टू जब लिखेंगे तो ये क्या बना था बेसिकली, टू आर सॉरी टू आर वन और आर टू। ठीक है, और नीचे आर वन का स्क्वायर था और आर टू का स्क्वायर था, तो जब हम आर टू के स्क्वायर से स्क्वायर हमने ये कैंसिल किया इस पूरी टर्म से। ठीक है, तो उसे बचा टू अपॉन आर वन आर टू। ठीक है, और ये टू इस टू से भी कैंसिल हो गया, तो बचा जी एम एम ई, ये यहाँ लिखा मैंने, और आर वन आर टू जो नीचे सिंपल बचा था वो आर वन ओवर आर वन आर टू यहाँ लिख दिया। नाउ the work done in lifting the body from point 1, that is position A, to point 2 by an applied force which is equal and opposite to the average gravitational force is given by। जो वर्क डन लग रहा है बॉडी को लिफ्ट कराने में पॉइंट 1 से लेके, यानी जो पोजीशन ए है, पॉइंट 2 पे, बाय एन अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल, जो कि बराबर है लेकिन ऑपोजिट है किसके, एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो इज गिवन बाय W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये वर्क डन है जो एफ फोर्स से, एवरेज फोर्स से हो रहा है, डेल्टा आर, और डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि हमें मैटर करता है कि किस पोजीशन से किस पोजीशन पे किया है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस था आर वन, ठीक है, और वो यहाँ पे आया है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर टू। ठीक है, ये आर वन, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर है। ठीक है, जो कि आपका ये रहा, मैंने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, आर टू माइनस आर वन,
ठीक है। नाउ सिंस द अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इन द सेम डायरेक्शन, और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, देन W12 यानी 1 से 2 इक्वल्स टू एफ डेल्टा आर। ठीक है, और एफ क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ का, यानी फोर्स के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कैपिटल एफ आपका, और डॉट डेल्टा आर आपने कॉमा सॉरी कॉमा डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है, डेल्टा आर के वेक्टर का। देन हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर एफ एंड डेल्टा आर, यानी जो ये एफ हमने निकाला, दिस एफ, ये वाला एफ, और ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। ठीक है, तो वी गेट W12 इक्वल्स टू जी एम ई एम आर टू माइनस आर वन आर टू। अच्छा, अब एफ ये वाला एफ इसके बराबर था, ठीक है, और ये एफ किसके बराबर है, इसके बराबर है, जी एम एम ई आर वन आर टू, तो वो हमने जी एम एम ई एम अपॉन आर वन आर टू लिख दिया। अच्छा, जो डेल्टा आर है, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर क्या है, अभी फिर मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ ये तो, ठीक है, वो है डेल्टा आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन भी ऊपर आपने लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, इसको अलग अलग कर दिया कि आर टू को पहले हमने इसको इस तरह खोला है कि आर टू अपॉन आर वन आर टू, ठीक है, माइनस आर वन आर टू। ठीक है, पहले हमने इसको अलग किया, इस तरह खोला, उसके बाद आर वन आपका यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये आर टू आपका यहाँ से और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, सिर्फ ये बन के बाहर आएगा 1/R1, और ये वाली चीज़ बन के बाहर आएगी 1/R2, तो ये इस तरह आपका आंसर आएगा। नाउ similarly the work done in lifting the body from point 2 to, sorry, this is point 3, okay, and then 3 to 4 and so on, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये 2 to 3। जिस तरह 1 से 2 क्या था फॉर्मूला, जब बॉडी सॉरी वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 था 1/R1 माइनस 1/R2, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, 1/R2 माइनस 1/R3, क्योंकि 2 से 3 है, इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। और n-1 n से क्या होगा कि जैसे ये 3 आपको, जो ये जो दूसरा फैक्टर है जो 3 1, ये हमेशा ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने ये n टर्म्स तक लिखना है ना, n इंटरवल्स बनाए, तो फाइनल तो n होगा, और जो पीछे उसके नंबर होगा वो n-1 होगा, तो हमने इसलिए इसको लिख दिया कैपिटल जी कैपिटल एम ई एम 1/Rn-1, ठीक है, 1/Rn-1, जिस तरह 1/R2 था यहाँ पे, और 1/R3, तो यहाँ पे 1/Rn, ये दोनों इक्वेशन हमारी इससे बन गई। नाउ व्हाट वील बी डूइंग is hence the total work done by the applied force in lifting the body from initial position A to final position B we get। अभी कह रहे हैं भाई, तो टोटल वर्क डन जो है आपका, जो अप्लाइड फोर्स की वजह से आपने रिजल्ट हो रहा है या कॉज हो रहा है, किससे, बॉडी लिफ्ट करने से इनिशियल पोजीशन है, अब ये इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, ठीक है, और ये बी यहाँ थी, ठीक है, और इसके बीच में ये बहुत सारे इंटरवल्स थे, दिस वन इंटरवल, सॉरी 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, ठीक है, 4 इंटरवल एंड सो ऑन, यहाँ तक थे n इंटरवल, ठीक है, टोटल n इंटरवल थे। तो यहाँ से यहाँ तक जब आपने बॉडी लिफ्ट की ए से बी तक की, तो हमने क्या मिला, W इक्वल्स टू W12 प्लस W23 प्लस एंड सो ऑन प्लस Wn-1 n, ये लास्ट वर्क डन होगा, क्योंकि हमने हर इंटरवल पे वर्क डन निकाला है, इसलिए हमने इस तरह आपका फाइंड किया। अब W12 के फॉर्मूले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसका फॉर्मूला GMEM 1/R1 माइनस 1/R2, और W23 के उसमें हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सिमिलरली लास्ट वाला हमने Wn-1 n कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन देखें क्या निकल रहा है, कॉमन वही निकल रहा है, कैपिटल जी एम ई एम, ये आपका कॉमन निकल आया, ये कॉमन निकल आया, तो सॉरी ये कॉमन निकला, तो बचा क्या 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, इसी तरह फिर प्लस 1/R3 आएगा, माइनस 1/R4 आएगा, इस तरह चलता रहेगा, और आखिर में ये दोनों आ जाएंगे 1/Rn-1 माइनस 1/Rn, ठीक है, इस तरह आएगा। अब आप खुद नोट करें कि ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो रही है, इस तरह ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो रही है, इस तरह ये चीज़ आगे से कैंसिल होगी, और आखिर में इसके 1/Rn-1 के पहले भी एक Rn-1 होगा नेगेटिव में, तो ये उससे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
ये इस तरह ही खुलेगा और इस तरह कैंसिल होगा आपस में, तो बचेंगे सिर्फ 1/R1 और 1/Rn। ठीक है, ये दो फैक्टर्स बचेंगे। अब हम इसको आगे लिख रहे हैं, W इक्वल्स टू कैपिटल कैपिटल जी एम ई एम 1/R1 माइनस आर एन। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया है, मतलब अभी इसको भी हम और आगे वो करेंगे simplify. So this is the potential energy represented by U of the body at the point B with respect to the point A. यानी कि ये क्या है potential energy, यानी U है represented by U, U किससे represent होती है gravitational potential energy, तो at the point B इसकी है ये, ठीक है, with respect to this point, ठीक है, with respect to this point इसकी आप gravitational potential energy निकाल लें। ठीक है, अब hence the potential energy of the body, अब हम निकाल लें पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पहले हमने बी की निकाली रिस्पेक्ट टू ए, अब हम निकाल लें ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है वर्क डन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा अब आपका डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो आपका डेल्टा यू था, ठीक है, डेल्टा यू आपका बन गया था माइनस जी एम ई, सही है, 1/R1 माइनस 1/Rn। ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू माइनस इसलिए आए क्योंकि अब हम पोजीशन में फिर से डायग्राम बना दूं कि हम ये ए पोजीशन है, ठीक है, और ये बी है। सही है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने अब ए की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसके रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये उसका बन गया। अब माइनस था तो हमने 1/R1 माइनस 1/Rn में माइनस कॉमन बाहर ले गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस आ गया और ये चेंज हो गया। ठीक है, 1/Rn पहले आ गया, 1/R1 बाद में आ गया, ये इस तरह हो गया। ठीक है, when the point B lies at an infinite distance that is Rn equals to infinity, ये कह रहे हैं कि भाई पॉइंट B अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वही जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ से बहुत दूर है, स्पेस में है, ठीक है, और Rn, क्योंकि Rn का क्या डिस्टेंस है, Rn यहाँ से लेके, क्योंकि अर्थ ये है कहीं, ठीक है, अर्थ ये यहाँ पे है कहीं, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस Rn है। ठीक है, इस तरह ये क्या था आपका, ये R1 था। ठीक है, तो अब ये आर एन डिस्टेंस जो हो गया यहाँ पे, ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, और इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट इज जीरो, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने इसको पॉइंट को क्या बना लिया, रेफरेंस पॉइंट, तो यू आपका डेल्टा यू बन जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला वही आ गया, पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जहाँ जो आप पोटेंशियल एनर्जी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो जीरो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो आर एन की जगह, आर एन चूँकि इन्फाइनाइट था तो 1/Rn हमने 1/Rn की जगह ये 1/infinity डाला, और 1/infinity क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो बना, तो जीरो माइनस 1/R1 माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, असाइनिंग एन आर्बिट्री वैल्यू टू R1, आर्बिट्री का मतलब फिर वही रैंडम, कोई भी अपनी तरफ से आपने उसको वैल्यू दे दी है। ठीक है, वो हमने दैट इज R1 हमने R बना दिया। ठीक है, तो अब यही जो ऊपर एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, दैट इज U इक्वल्स टू पी ई एब्सोल्यूट इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम ओवर R1, ये बन जाएगी अब आपकी R। ठीक है, हमने R1 की जगह इसको R सब्स्टिट्यूट कर दिया। Therefore, the absolute potential energy of a body of mass m lying at the surface of the earth is given by, यानी कोई भी absolute potential energy किसी बॉडी की जिसका मास m है, जो सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, अब जो सरफेस पे लाई कर रहा है, सही है, तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी कैपिटल जी एम ई एम ओवर आर ई। ठीक है, ये जो आपने अभी फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया, where r is the radius of the earth, r is the radius of the earth है, m e क्या है, mass of the earth है, small m mass of the that object है, g आपका gravitational constant है। The minus sign indicates that the potential energy is negative at any finite distance, that is the potential energy is zero at infinity and decreases as the separation distance decreases। ठीक है, अब ये कहना भाई माइनस साइन का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मतलब इस पे, इस पॉइंट पे आपकी ऑब्वियसली बात है आपका जीरो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि
हाइट पे तो डिपेंड करता है, बट अगर ग्रेविटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है देन mgh के हिसाब से या और वैसे भी आपकी एब्सोल्यूट जीरो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज और जब डिक्रीजेस एज द सेपरेशन डिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। और ये कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब आपका सेपरेशन डिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। यानी अगर हम इस पॉइंट से वापस नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और इस सरफेस ऑफ द अर्थ से आप करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी, फिर आपकी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ऐसी बात है डिस्टेंस कम हो रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है तो आगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करती है प्लस आपके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, सही है। नाउ दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बाय द अर्थ इज अट्रैक्टिव, ठीक है। ये इस फैक्ट की वजह से भी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जो पार्टिकल पे है वो अट्रैक्टिव है। एज द पार्टिकल मूव्स इन फ्रॉम इन्फिनिटी द वर्क W infinity is positive which means U is negative। यानी इसका मतलब ये है कि भाई अगर पार्टिकल मूव्स इन फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम हो रहा है मतलब आपके करीब आ रहा है अर्थ के, तो वर्क तो पॉजिटिव है क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ काम कर रहा है, अंदर आ रहा है, सही है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर डिपेंड करती है। अब हाइट कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो वो तो नेगेटिव होगी ना, इसका मतलब वो कम होगी, डिक्रीज होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। नाउ an approximate value of the absolute potential energy at a height h above the surface of the earth can be obtained from the equation। अब हम क्या करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की एट अ हाइट h, बट शर्त क्या है कि h इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब सिंपली ये क्या कहना चाहते हैं भाई कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, एंड जो आपका एच है वो या तो बस इतनी हाइट पे हो, ठीक है, नॉर्मल हाइट पे हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं कि वो इतना इनफाइनाइट ना हो जाए कि आपकी वही ग्रेविटी वहाँ पे जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करे, फिर फॉर्मूला आपका वरी नहीं करेगा। एच शुड बी लाइक समवट हियर, सही है। तो आपका मतलब कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। नाउ इक्वेशन आपकी यही रहेगी पहले के, जिससे हम आगे निकालेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, वेयर जी एम ई एम ओवर आर ई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई। अब हमने अगर हाइट पे निकालना है तो जिस तरह हमने पहले ग्रेविटेशनल के चैप्टर में किया था कि प्लस एच कर देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आप प्लस एच कर देंगे इसके फॉर्मूले में, ठीक है। जब आपने प्लस एच कर दिया और इक्वल्स टू माइनस कैपिटल जी एम ई एम ओवर वहीं रहा, वही सेम चीज़ रही, नीचे आपने सिर्फ क्या किया, आर ई कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये वहाँ पे वन बनाना है, और ये क्यों बनाना है ये भी आपको आगे बताऊंगा। कैपिटल आर यहाँ पे लिया, सही है, और एच ओवर आर ई बचा अंदर। जब ये अंदर बचा, हमने वन ओवर प्लस एच आर ई को, क्योंकि देखें किसी भी ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ पावर नहीं है तो उसका मतलब पावर वन होती है, ठीक है। और अगर वो अपॉन में है, यानी मैं वन ओवर टू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वल टू एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो क्या तरीका है, अब टू के ऊपर क्या पावर है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब वन है, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर, और उसको मैं अगर ऊपर ले आऊँ फ्रैक्शन से ऊपर, तो ये बन जाएगा टू माइनस वन, ठीक है। इसी तरह वन प्लस एच ओवर आर ई को हम ऊपर ले गए, तो ये क्या बन गया, वन प्लस एच ओवर आर ई माइनस वन, ठीक है। द एक्सप्रेशन अंडर ब्रैकेट्स गिवन बाय बायनोमियल एक्सपेंशन एज वन प्लस एच ओवर आर ई माइनस वन कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन का ये मैंने फॉर्मूला आपको आपके लिए रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वन प्लस एक्स के हिसाब से खुलेगा, ठीक है। एक्स क्या है इसमें, एच ओवर आर ई, और वन आपकी जगह। अब देखिए ये फॉर्मूला है वन प्लस एन एक्स, पहले एन एक्स आता है, यानी एन आपकी पावर है और एक्स, तो हमने एक्स लिखा एच ओवर आर ई, पावर क्या है माइनस वन, तो इसलिए माइनस हो गया ये, ठीक है। अब ये कैसे बना, थर्ड टर्म में है एन, एन माइनस वन, अब एन क्या है माइनस वन, और अंदर आ रहा है माइनस एन माइनस वन, तो यानी हो गया ये माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये टू बन गया, ठीक है, क्योंकि माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन इज टू, ठीक है। तो ये टू बन गया अपॉन टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ये होता है भाई कि आप उस नंबर से जिस पे फैक्टोरियल है उससे मल्टीप्लाई करते रहें, कम एक एक नंबर कम, और वन तक जाते हैं, तो टू से कम एक वन है, ठीक है, वन तक आ गए, तो टू वन ज़ा टू, तो अपॉन में टू और ऊपर भी ये आंसर टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स क्या है, एच ओवर आर ई, तो एच ओवर आर ई का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया,
इसी तरह फिर ये फ्रैक्शन भी इसी तरह निकलेगा 3 फैक्टोरियल, इस तरह से 3 फैक्टोरियल बता दूं मैं आपको इसमें कि 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 और 1 तक जाना है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे की है। अब हमने क्या किया, वी हैव नेग्लेक्टेड हायर ऑर्डर टर्म्स एंड देयरफॉर हमने क्या किया भाई, ये एच ओवर आर ई स्क्वायर को हमने ये वाली जो टर्म है दिस वन, ये नेग्लेक्ट कर दी, ये भी नेग्लेक्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि एच ओवर आर ई, एच इज वेरी स्मॉल देन फ्रॉम आर ई। ठीक है, अब एच अगर फर्ज करें हमारी 2 मीटर है और आर ई तो इंटू द 10 टू द पावर कितनी टाइम्स मीटर होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत 0.000000 में आंसर आएगा। ठीक है, और फर्दर फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये और मजीद ये वाला फैक्टर और छोटा हो जाएगा स्क्वायर करने को, इसलिए हमने ये दोनों फैक्टर्स नेग्लेक्ट कर दिए। तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, 1 - एच आर ई, 1 - एच आर ई, इसलिए हमने हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए। अब नेग्लेक्ट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट की क्या बनी, 1 - एच आर ई। क्या ये आपका एक्सपेंड किया तो 1 + एच ओवर आर ई -1 की जगह हमने 1 - एच आर ई यहाँ लिख दिया और बाकी -GMEM/RE एज इट इज रहा। थैंक यू। अब हम बाकी जो रेस्ट आखिरी टॉपिक्स हैं वो हम लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे।